हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos of some real help, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपने मेरी पॉलिटी और इकोनॉमी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी हैं विजन आईएएस की, तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। पुतिन प्रेजेस मोदी, कॉल्स इंडियंस टैलेंटेड एंड पर्पसफुल। देखिए, अगर आपको याद होगा, इसका एक इसकी कर्सरी रीडिंग देने से पहले अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें तो आपको याद होगा हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज को इलेबोरेट किया गया था कि जो कंट्रीज हमें प्रेज कर रही हैं इस टाइम पे, वो हमारी प्रेज नहीं, एक्चुअली उनकी स्टेट ऑफ पॉलिटी के बारे में बताता है कि किस तरह के इंटरनेशनल उस सिनेरियो चल रहा है, उनकी स्टेट की पॉलिसी क्या है। जिस तरह के अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें तो पुतिन द्वारा बार बार मिस्टर मोदी की तारीफ या इंडिया की तारीफ इज बिकॉज पुतिन के पास है कौन, रशिया के पास अभी चाइना है। ठीक है, चाइना की वजह से पाकिस्तान भी है और इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है। इस वजह से उनको इंडिया की भी वैलिडेशन चाहिए अपने लिए गए एक्शंस के लिए। अगर हम यूएई के बारे में देखें, यूएई, टर्की, ये बार बार क्यों इंडिया की प्रेज कर रहे हैं? इसलिए नहीं, ऑफ कोर्स इंडिया जो जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी हम अपना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रेज किया जाना चाहिए, पर वो प्रेज इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने लिए ग्राउंड क्लियर कर सके। ओके, नाउ वी आर आल्सो वी आल्सो वांट टू बिकम लाइक इंडिया। हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली चलाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि यूएसए अगर गल्फ नेशंस को बोलेगा कि आप रशिया से बात ना करो तो आप नहीं करोगे। अगर यूएई या फिर सऊदी अरेबिया रशिया से डील करना चाहते हैं, वो एनीवेज करेगा। यूएसए आप वैसे क्राउन प्रिंस की, मोहम्मद बिन सलमान की कितनी मर्जी बुराई करते रहें ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स के लिए, लेकिन फिर आप उनका सपोर्ट भी गार्नर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम इंडिया की तरह एक्ट करेंगे। टर्की भी यही चाहता है, नेटो का मेंबर है, रशिया से फिर भी S-400 मिसाइल्स, इसीलिए बार बार टर्की भी इट इज एक्चुअली started to mimic, each and every country is actually praising India because they want to mimic our foreign policy, independent and completely dependent upon our national interest। तो अब देखते हैं मिस्टर पुतिन ने क्या कहा है। ऑलराइट, तो देखिए अब सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है एक हफ्ते के अंदर अंदर। देखिए, एक हफ्ते से पहले भी इन्होंने एक बार तारीफ की थी, पर इस पर्टिकुलर एक हफ्ते के अंदर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रेज किया है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को और बोला है कि यहाँ के लोग, भारतीय जो हैं, बेसिकली बहुत टैलेंटेड हैं और पर्पसफुल हैं। वो टैलेंट है लेकिन उसको चैनलाइज किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, एंड दे आर वेरी डिटरमाइंड अबाउट इट। हम पूरी वर्बैटिम स्टेटमेंट भी देखेंगे and will help the country achieve outstanding results in the development। मतलब जो उनका टैलेंट है, जो उनका पर्पस बिल्कुल क्लियर है उनके दिमाग में, ये डेफिनेटली दोनों कंबाइन होके हमारी कंट्री को जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए वो दिलवाएगी। पुतिन के जो कमेंट है, ऑफ कोर्स बिल्कुल कुछ समय पहले ही, बिल्कुल एक दो दिन पहले आए हैं। किसके? क्योंकि मिस्टर जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ही सेट टू विजिट मॉस्को ऑन November 7 and 8। ये हम इनकी भी क्या फॉलो अप होगा, देखिए बहुत जरूरी है। किस तरह के हम किस तरह से अर्ज करते हैं रशिया को टू गिव अप ऑन योर डर्टी बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी एंड ऑल ऑफ दैट, न्यूक्लियर वेपन्स में ना पड़िए। किस तरह से इंडिया सक्सेसफुल हो पाती है, लेट्स सी। ओके, स्पीकिंग एट अ मीटिंग ऑन द ओकेजन, देखिए मिस्टर पुतिन ने कहाँ बोला है, 10th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन हिस्टोरिकल सोसाइटी पे, नेशनल यूनिटी डे है उनका, जो उस समय बोला है। आई वुड रीड इट, लेट्स टेक अ लुक एट इंडिया। वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि ठीक है, हम हम अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, हमें बढ़ना है, जो भी करना है, हम इसीलिए एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का। वेरी टैलेंटेड पीपल, पर्पसफुल, विद सच अ ड्राइव फॉर इंटरनल डेवलपमेंट, विल ऑफ कोर्स अचीव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। अब देखिए, पुतिन ने लास्ट थर्सडे भी काफी स्पेशल टाइज जो रशिया और इंडिया शेयर करते हैं। देखिए, रशिया और इंडिया के जो टाइज हैं वो काफी पुराने और काफी स्ट्रॉन्ग है। हम सिर्फ डिफेंस में ही नहीं देखते, पीपल टू पीपल टाइज है ना जो रशिया की, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गिवन द फैक्ट, आपको याद होगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से अयोध्या में दिवाली के समय एक रशियन टीम आई थी, पूरी 12 आर्टिस्ट की, जिन्होंने रामायण की एपिक को यहाँ पे परफॉर्म किया था। तो आप देख सकते हैं
और रशियन में किया था, अपनी लैंग्वेज में किया था। तो हमारे पीपल टू पीपल टाइज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। द टाइज आर बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ रियली क्लोज अलाइड रिलेशंस फॉर डेकेड्स। ये मिस्टर पुतिन ने कहा था लास्ट थर्सडे को कि हमारे जो रिश्ता है हमारा वो दसियों साल से चला आ रहा है। वी वेरी स्ट्रॉन्ग इट। इन्होंने देखिए बहुत स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की है कि हमने आज तक हमारा कोई इशू इंडिया के साथ नहीं रहा है। वी हैव नेवर हैड एनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज विद इंडिया। और हमने दोनों ने एक दूसरे को हर चीज में सपोर्ट किया है और मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा फ्यूचर में भी। ये मिस्टर पुतिन ने कहा है। और ऑफ कोर्स आपको याद होगा नरेंद्र मोदी को उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से प्रेज किया था हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हम क्या करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे, ठीक है, वी वुड नॉट वो हमने अभी तक देखिए पब्लिकली कंडेम नहीं किया है यूक्रेन की वॉर को। अगर हमसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि आप किसकी साइड हैं, आप किसकी साइड लेंगे अच्छा इस वॉर में, तो हमारे आंसर्स इतने डिप्लोमेटिक होते हैं कि देखिए हम यूएन चार्टर की साइड हैं, हम फूड सिक्योरिटी की साइड हैं, हम लोगों की साइड है ना। क्योंकि बेसिकली बात ये है कि अगर रशिया की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है तो हमें ये भी पता है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो जो यूनिलैटरल सैंक्शंस इतनी सारी लगाना और बहुत सारी और चीजें हैं, आप उस पर इतनी सैंक्शंस लगा देंगे तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं जो तेल लेती है रशिया से वो कैसे वर्क करेंगी। तो आप सिर्फ अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हो। आपके सैंक्शंस की वजह से फूड ब्लॉकेड हो रहा है। इजिप्ट अपना 70% 60 to 70% वीट यूक्रेन और रशिया से लेता है। तो यू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। इसीलिए हम बहुत डिप्लोमेटिकली ये चीज बोलते हैं। और साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने टाइम एंड अगेन देखा है कि किस तरह से हमने एब्सटेन किया है, एब्सेंट रहना चूज किया है। ना ही हम फेवर में वोट करते हैं ना ही अगेंस्ट में वोट करते हैं। रशिया के जो अगेंस्ट रेजोल्यूशंस अडॉप्ट करने की बात होती है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने प्रेज किया था। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया हैज अब आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में हमने किस तरह से अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया है क्योंकि हमें डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रहा है रशिया से क्रूड ऑयल। तो ये चीज, और देखिए ऑफ कोर्स वेस्टर्न पावर्स हमसे बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आपको याद होगा जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने एक बार हमें ये कहा था कि अगर आप रशिया से तेल ले रहे हैं तो उसमें हमारा खून आपको मिलेगा क्योंकि हमें मार के ये बेसिकली हमारे एक्सपेंस पे आप ले रहे हो जो ले रहे हो। इंडिया हैज अब यही जैसे मैंने आपको बताया हमने अभी तक कंडेम तो नहीं किया, पर बात ये है हम चाहते हैं डायलॉग हो। हम राजनाथ सिंह जी को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको जब कॉल आया था कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कि देखिए क्या कर रहा है यूक्रेन, हमारे अगेंस्ट एक डर्टी बॉम्ब प्लान कर रहा है तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर, देखिए वो बेसिकली अपना ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं। रशिया कैन ऑफ कोर्स डू एनीथिंग दो इट शुड नॉट। तो राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा था देखिए किसी भी साइड द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स कभी यूज नहीं किए जाना चाहिए बिकॉज इट गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ओके, तो अब हम देखते हैं कैश विद पब्लिक एट रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹30.88 लाख करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ और आज भी यही कह रही हूँ, अगर आपको डीमोनेटाइजेशन पे अच्छा मैटर कहीं से मिले जो प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव हो, स्टैट्स हो, उसमें एनालिसिस हो, प्लीज प्लीज सेव दैट क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमोनेटाइजेशन एक ओल्ड कॉन्सेप्ट जरूर हो गया है पर अब रिवाइव हो रहा है, स्पेशली क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड, जहां पे सरकार का ये कहना है ये तो अब एकेडमिक एक्टिविटी बन के रह गई है, डीमोनेटाइजेशन तो 2016 में हुआ था, खत्म हो गया, क्यों इस पे बात करनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखिए नहीं, बात ये है हमें ये देखना है कि स्टेप सही था भी कि नहीं, है ना। आगे जो गवर्नमेंट्स हैं वो ले सकती हैं ये कि नहीं इस तरह से इतना एब्रप्टली आपने रातों रात सब कुछ डीमोनेटाइज कर दिया और फिर उसके बाद जो आज हम स्लो डाउन देख रहे हैं। देखिए अगर आपको लगता है सिर्फ पैंडेमिक की वजह से हम स्लो डाउन हो रहा है, पैंडेमिक की वजह से सिर्फ हमारी ग्रोथ इतनी कम हो रही है, नहीं, हमारा स्लो डाउन बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। 2019 में तो हम बहुत ही स्टेडली डिक्लाइन करने लगे थे, हमें दिख रहा था कि हमारा और ये सब कुछ धीरे धीरे डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही हुआ था, ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो देखिए अब एक और कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा इकोनॉमी का, कि एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, राइट समथिंग अबाउट cashless economy, of course not something about, you have to have pros, you have to have cons, उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज हो सकती है, ऑल ऑफ दैट। तो उसी में देखिए कैशलेस इकोनॉमी और डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा लिंक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड आर्टिकल बिकॉज
it's filled up with a lot of stats. Okay, अब देखिए 6 साल हो गए हैं क्योंकि सरकार ने डीमोनेटाइजेशन 2016 में की थी, नवंबर 8, nobody can forget that date. ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था, करेंसी विद द पब्लिक है। अब लेकिन बात ये है, सरकार ने बहुत सारे अपने स्टेटेड एम्स उस समय पे दिए थे, आज तो सरकार को खुद एक्चुअल में नहीं पता कि किस रीजन से किया था उन्होंने, क्योंकि हर कोई सवाल पूछता है कि एग्जैक्टली क्या आपके पैरामीटर थे, क्योंकि जो पैरामीटर्स आपने उस समय बोले थे वो तो कोई भी आपने फुलफिल नहीं किया। आपने बोला फेक करेंसी नोट्स को हम बेसिकली हटाना चाहते हैं, फेक करेंसी नोट्स उतने वापस आ गए, उससे डबल आ गए इनफैक्ट काउंटरफीट नोट्स। फिर उसके बाद आपने बोला कि हमें कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना था, कैश तो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, कैश तो कितने गुना ज्यादा आ गया, और उसके अराउंड 1 महीने के अंदर अंदर कैश बढ़ना शुरू हो गया था, आरबीआई की खुद की रिपोर्ट कहती है। फिर आपने कहा था हम टेररिस्ट फंडिंग रोकेंगे, टेररिस्ट फंडिंग कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि देखिए बात यह है, आपने 1000 रुपए का नोट इसीलिए हटाया कि टेररिस्ट फंडिंग 1000 रुपए 500 रुपए बड़े नोटों में होती है, पर तो 2000 का नोट ले आया आप, तो फिर ये भी आपका खारिज हो गया, ये वाला क्लेम भी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर और भी बहुत तरह की चीजें थी, इस तरह का जो कुछ भ्रम फैले, कुछ के चिप होगी उसके अंदर 2000 के नोट के अंदर, ये बिल्कुल इस तरह का फेक न्यूज भी फैली उसके साथ साथ। तो देखिए अभी सरकार को एग्जैक्टली खुद नहीं पता कि अच्छा हमने अचीव क्या किया डिमोनेटाइजेशन से एक्चुअली। और देखिए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की सरकार की तारीफ करेंगे तो वो सच में तारीफ लायक है, क्योंकि अपना नेशनल इंटरेस्ट हर जगह से निकालना, अपना घी हर हाथ से निकालना, हर जगह से निकालना, ये भारत को आ गया है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी अप्रिशिएबल। पर अगर इकोनॉमी में आप कहीं गलत हुए हो तो उसके क्रिटिसिज्म तो आपको यू हैव टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। तो यहीं पे हमें देखना है कि क्या यहाँ पे लिखा है। ऑलराइट, विद कैश रिमेनिंग द प्रेफर्ड। अब देखिए बात ये है, अभी भी प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट जो है ना वो कैश ही है ना। अब देखिए एक होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, और अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है करेंसी इन सर्कुलेशन का। दो पार्ट होते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन के। करेंसी उसमें से एक पार्ट है करेंसी विद पब्लिक, जो आपके घरों पे है, जो आप कुछ टॉफी चॉकलेट टॉप कुछ भी खरीदने के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम करेंसी विद पब्लिक की बात करें, तो अगर हम अक्टूबर 21 2022 के आसपास बात करें, इट्स स्टूड एट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹30.88 लाख करोड़, जो बेसिकली 72% ज्यादा है किससे, जो 2016 में जितना था 17.97 लाख करोड़ से, आप देख लीजिए कितना हो गया है 30.88 लाख करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि करेंसी विद पब्लिक तो कितनी बढ़ गई है, कैश तो कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, आरबीआई की रिपोर्ट भी यही कहती है कि कैश विद पब्लिक और इंक्रीज इन पेमेंट्स थ्रू डिजिटल ट्रांसफर्स, इसमें कोई लिंक नहीं है क्योंकि दोनों ही बड़े हैं। तो हम देखेंगे अभी कैसे कैश विद द पब्लिक। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, लेट मी टेल यू दैट, ये भी एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि डिजिटल ट्रांसफर्स भी बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स भी बढ़ रही है, साथ साथ में कैश विद पब्लिक भी बढ़ रहा है। हाउ इज दिस नॉर्मली पॉसिबल? ओके, कैश विद द पब्लिक हैज शॉट अप बाय 239% from 9.11 lakh crore recorded on November 25, 2016 2 weeks। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे 17.97 लाख करोड़ थे अगर हम नवंबर 4 2016 मतलब जस्ट 4 दिन पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुई। फिर ऑफ कोर्स इंस्टेंटली तो थोड़ा सा कैश विद पब्लिक कम हुआ ना, क्योंकि सबने जमा करवाने शुरू कर दिए अपने अकाउंट्स में एंड ऑल ऑफ दैट, तो थोड़ा कम हुआ। आप देख सकते हैं, थोड़ा नहीं बहुत कम एक्चुअली, कि 9.11 लाख करोड़ था। ठीक है, पर आप 9.11 लाख करोड़ जो नवंबर 25 पे था, और तब से लेके अभी तक देखिए कि कितना बढ़ गया, 239% बढ़ गया है अगर हम 30.88 लाख करोड़ से इसको कंपेयर करें तो। ठीक है, आफ्टर 500 and 1000 notes were withdrawn from the system in November 2016, currency with public which stood at राइट, ये भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बहुत ही कम, बहुत शॉर्ट टर्म आपने करेंसी विद पब्लिक शॉर्ट टर्म मैनर में उसको कर्व करने की कोशिश की। अब हम देख लेते हैं करेंसी विद पब्लिक है क्या। अब देखिए एक होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसका मतलब ये है कि कितना कैश है कंट्री में। ठीक है, कितना करेंसी है कंट्री में। देखिए एक मतलब आरबीआई क्या करेगी, प्रिंट करेगी नोट्स को, है ना, नोट्स प्रिंट करेगी। ठीक है, अब वो नोट्स को प्रिंट करके फिर वो मार्केट में छोड़ती है, मार्केट इन द सेंस बैंक्स के पास। ठीक है, जहां पे तो उसका दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक तो वो जो आपके घरों में है, दैट इज करेंसी विद पब्लिक, लेकिन एक होता है करेंसी विद द बैंक्स, जो आपने डिपॉजिट करवाए हुए हैं। ठीक है, डिपॉजिट करवाए हुए हैं, या फिर आप बेसिकली उसको यूज करते हैं एटीएम से निकालने के लिए, कभी भी जो आपके डिस्पोजल पे अवेलेबल है। तो दो तरह की करेंसीज होती हैं करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर। तो कैश इन द सिस्टम हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग। अगर हम कैश की बात करें, इवन दो द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई पुश्ड फॉर अ लेस कैश सोसाइटी, ये कहीं ना कहीं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है।
ओके देखिए बहुत सारे सरकार ने भी बहुत सारे आप देखते हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कैश के यूजेज को कहीं ना कहीं काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कैश में थोड़ा 25 रुपये एक्स्ट्रा आपको देंगे या फिर कोई ऑफर नहीं मिलता कैश से पेमेंट करने में। तो इस तरह इस रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद कैश सबसे रिलायबल मोड ऑफ पेमेंट है आज भी आम जनता के लिए। ओके तो ये चीज द जंप वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय अ रश फॉर कैश बाय द पब्लिक। अब देखिए बात की क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है ना तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप एक एलिमेंट कोविड का जरूर लिखें, समझने की कोशिश करिए कि जब 2020 में अचानक से सरकार ने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा दिया, अनाउंस कर दिया, तो पीपल एक्चुअली रश टू देयर एटीएम्स ताकि वो पैसा निकलवा पाए। क्योंकि देखिए बात यह है कुछ ही गिनी चुनी इसेंशियल आइटम्स की दुकानें खुली थी, तो आप वहां जाके ये नहीं कह सकते आपको बस लेके आना था, दवाइयां जाके लेके आनी थी, नहीं भैया आप पेटीएम ही ले लो, गूगल पे ले लो, यू कांट डू दैट राइट। तो इसीलिए ये जो बिल्कुल एसेंशियल चीजें हैं, सब्जी या फिर आटा या फिर इस तरह की चीजें, उसके लिए कैश चाहिए होता है लोगों को। और उस समय के बाद आई हैव लिटरली सीन दिस, मतलब आई हैव सीन द पब्लिक डिस्कोर्स चेंजिंग लाइक एनीथिंग। उस समय पे आज भी लोग कहते हैं कि देखिए कोविड ने तो हमें बता दिया होगा कैशलेस इकोनॉमी, पर कैश होना भी घर पे बहुत जरूरी है, होना चाहिए। अब लोगों ने ये बातें भी करनी शुरू कर दी हैं, तो कोविड का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके तो ये चीज द सडन विड्रॉल ऑफ नोट्स इन नवंबर 2016 हैड रॉयल्ड द इकोनॉमी, देखिए यहाँ भी लिखा है क्योंकि आपने अचानक से एक रात में आपने ये बोल दिया कि डिमोनेटाइजेशन हो रही है, ठीक है। फिर अब सब लोग भागे, अब लोगों के पास कैश इन हैंड तो बचा ही नहीं ना, तो डिमांड फॉल होने लग पड़ी। उस समय देखिए पेटीएम इतना कुछ ऐसा खास कुछ भी नहीं था ये सब, ठीक है। तो जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो डिमांड तो कहाँ करेंगे, वो कहाँ से डिमांड करेंगे। लोगों ने घर लेने थे, अपने पास थोड़े पैसे बचा के रखे थे, घर लेने के सपने टूट गए। बहुत सारे देखिए आज भी जो छोटे छोटे जिसे हम लघु व्यापार कहते हैं ना, वो आज भी कैश बेस्ड ही हैं। आप कहेंगे वो तो फिर क्यों नहीं ट्रांसफर होते, तो मार्केट जब ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, वो अगर डिजिटल कंप्लीट नहीं हो रही, तो फिर वो अपना पेट कैसे पालेंगे। हर चीज कहाँ किसको जाके वो कहेंगे कि आप मुझे पेमेंट कर दो, जब वो ले ही नहीं रहे, जब वो ले ही नहीं रहे, मार्केट नहीं ले रही डिजिटल पेमेंट्स को, वो कहती है कैश में पे करो, हाउ वुड यू सर्वाइव दैट वे। Okay, many small units were hit hard and shut shutters. Yes, that happened. A lot of businesses actually got shut. That is a reality. It also created a liquidity shortage. The rise in currency in circulation in absolute numbers is not the reflection. इन्होंने बोला है देखिए, अच्छा अब देखिए हमने कुछ चीजें देख ली, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन, तो ठीक है हमें समझ आता है, पर बात यह है कि आज देखिए आपको लग रहा है कि करेंसी बढ़ी है तो जीडीपी तो बढ़ी है ना। तो करेंसी टू जीडीपी रेशो हमें ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, ना कि देखिए अगर हम डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो उसके जस्ट इमीडिएटली तो डेफिनेटली करेंसी टू जीडीपी रेशो थी वो बहुत कम आई थी, ठीक है। तो ये चीज तो मतलब जीडीपी भी बढ़ रही है तो साथ साथ करेंसी बढ़ रही है, तो उसका कुछ अमाउंट ही बढ़ रहा है। I hope you get my point. The cash in circulation to GDP ratio has been 10 to 12% till, अब अगर हम 2020 के अराउंड की बात करें तो 10 से 12% था कैश टू जीडीपी रेशो, और अगर हम बात करें ये इंक्रीज हो गया है 14.4% तक इन 2021। ओके तो ये देख सकते हैं आप कैश किस तरह से बढ़ रहा है। और राइट कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखा हमने कैश का इकोसिस्टम में पूरे, और दो डिजिटल पेमेंट्स। अब यही देखिए एक और फैक्टर यहाँ पे हम देखेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये चीजें लिखी है, पर ऑफ कोर्स आपको इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके अगर हम बात करें कि साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स, अब देखिए इस तरह का प्रोलिफरेशन कहाँ ही था, आजकल हर कोई गूगल पे यूज करता है, पेटीएम यूज करता है। You go to the pizza stall, the pizza van out there in your street, they will accept Paytm and UPI है ना। तो ये चीज है, तो मतलब बात फिर ऐसे कैसे हो सकता है, फिर कैश भी आप कह रहे हो मोड ऑफ पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट्स भी बढ़ रही हैं, है ना। तो ये चीज अब देखिए डिजिटल पेमेंट्स ना ही सिर्फ वैल्यू में बढ़ रही है बल्कि वॉल्यूम में भी, मतलब नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स भी बहुत ज्यादा है, डेटा ये सजेस्ट करता है ना। और साथ ही साथ में करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी रेशो भी बढ़ रहा है। तो बात ये है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आप सबकी इनकम बढ़ रही है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ रही है, इसीलिए पेमेंट्स बढ़ रही हैं। पीपल हैव मनी, दे आर स्पेंडिंग इट थ्रू बोथ द मीन्स। ओके अगर हम फेस्टिव सीजन की बात करें, कैश डिमांड रिमेन्स हाई एज अ लार्ज नंबर ऑफ मर्चेंट्स डिपेंड ऑन कैश पेमेंट्स फॉर एंड टू एंड ट्रांजैक्शंस। यस से दिवाली कैश रिमेन्स अ मेजर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन विद अबाउट, अब देखिए एक और चीज है, अब ठीक है आप देखिए यूपीआई पेमेंट कैसे करोगे, जब आपका बैंक अकाउंट होगा वहां से तो पैसा आएगा ना, और कैसे करोगे, है ना। तो अब जब 15 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं है
तो फिर वो तो कैश पे ही निर्भर रहेंगे ना। तो ये फैक्टर तो आपको जरूर लिखना है। मोरोवर 90%, अब एक और ये चीज, 90% जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है वो कैश यूज करती हैं एज अ मोड ऑफ पेमेंट इन टीयर 4 सिटीज। टीयर 4 सिटीज जो इतनी ज्यादा डेवलप्ड सिटीज नहीं है, जहाँ पे इतना ज्यादा बैंक की और उसकी कोर सर्विसेज का प्रोलिफरेशन नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज का, इंटरनेट सर्विसेज का वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे टीयर 4 सिटीज में 90% जो ट्रांजेक्शन हो रही है ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे, वो कैश के माध्यम से हो रही है। और अगर हम टीयर 1 सिटीज की बात करें, अभी भी 50% है। अगर 50% डिजिटल मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम एग्जाम्पल लें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना, तो वहाँ पे अगर 50% जो ट्रांजैक्शंस है वो उसमें हो रही है, डिजिटली हो रही है, तो कैश में भी 50% हो रही है। देखिए ये कुछ नहीं है, मुझे बस आपको बताना है कि फाइनली इस पे इतने सालों बाद बात होनी शुरू हो गई है 2015 में, वरना ये बिल्कुल मैटर ऐसा लगा था, इट हैज डाइड डाउन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली called that NJAC system unconstitutional, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमने एक एडिटोरियल भी देखा था कि सरकार क्यों नहीं बात कर रही है इतने टाइम से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार इसीलिए कंप्लेसेंट हो गई है कि ठीक है सर, जो सुप्रीम कोर्ट जितने भी अपॉइंटमेंट्स कर रही है जजेस के, वो हमारे पसंद के ही जजेस हैं, हमें बहुत खास दिक्कत है नहीं, इसलिए ठीक है, क्यों ही इतना इंटरवीन करना, लेट द जजेस अपॉइंट जजेस। उसके जस्ट 2 दिन बाद से यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उन्होंने काफी बोलने लग पड़े, वो कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। हम कोलिजियम सिस्टम 3 जजेस केस बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, तो अब अचानक से फिर अब देखिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, इन्होंने बोला है एक इंडिया टुडे के मुंबई कॉन्क्लेव में रिजिजू जी ने बोला है कि मैं क्रिटिकल नहीं हूँ, मैं ना ही जुडिशरी को गलत बोल रहा हूँ, ना जजेस को गलत बोल रहा हूँ, पर मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। बात यह है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉमन जनता जो है हमारी भारत की, वो भी यही सोचती है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो ओपेक है, इट इज नॉट अकाउंटेबल। देखिए आप बार बार सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करते हो कि आप अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हो, यही करती है सुप्रीम कोर्ट, राइट? एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होल्ड करना, पर आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना। तो ये चीज है, यही चीज इन्होंने बार बार इन्होंने बोला है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में बहुत ज्यादा ओपेकनेस है। अब अंकल जज जो मैंने आपको बताया था, अंकल नेफ्यू सिंड्रोम, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था यू शुड एक्चुअली नोट दिस टर्म, और इस टर्म को आप एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी पे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो फिर वहां पे भांजा भतीजा जो उनको अपॉइंट करवाना, क्योंकि सब सीक्रेटिव मैनर में हो रहा है ना। तो बात ये है, ईरान सेज इट सेंड्स ड्रोन्स टू रशिया बिफोर वॉर बिगेन। अब देखिए इतने टाइम से बार बार यूक्रेन द्वारा, वेस्टर्न नेशंस द्वारा ये एलिगेशन लगाई जा रही थी कि ईरान मिसाइल्स दे रहा है, ईरान बहुत सारे वेपन्स दे रहा है रशिया को, ताकि रशिया डिप्लॉय कर सके यूक्रेनियन वॉर में। लेकिन ईरान बार बार इसको कह रहा था कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानते, ये फॉल्स है, इट इज कम्प्लीटली फॉल्स एंड ऑन दैट। लेकिन अब उन्होंने फाइनली बिल्कुल जता दिया है कि जी हाँ, हमारे ड्रोन्स ही तो यूज हो रहे हैं, मतलब हमने ड्रोन्स दिए थे रशिया को, लेकिन वो तो हमने रशियन इन्वेजन से बहुत पहले दिए थे, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया हुआ कि हम यूक्रेन वॉर में जो ड्रोन्स यूज हो रहे हैं वो हम अभी भी दे रहे हैं। देखिए आपको याद होगा, आई डू नॉट नो कब, लेकिन मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अभी क्या है ना, बहुत अलग सा सिनेरियो है, क्योंकि रशिया जो खुद इतना बड़ा आप कह सकते हैं सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो अब रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, अब रशिया बहुत सारे इक्विपमेंट्स बाहर से भी लिया करता था, वेस्टर्न कंट्रीज भी इन्वॉल्व है उसमें। अब वेस्ट ने सबने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो डिफेंस की है उनके साथ काम नहीं कर सकती, उनको कुछ नहीं दे सकती मटीरियल, है ना। बचा क्या, चाइना तो खुद रशिया पे बहुत हद तक निर्भर है ना। और एक बच गया ईरान, क्योंकि ईरान पे भी बहुत सारे सैंक्शन भाई दैट्स द थिंग, क्योंकि आपका दुश्मन जब सेम है तो फिर आप दोनों फ्रेंड्स हो जाते हो। तो वही ईरान और रशिया का केस है, ईरान भी वेस्ट के खिलाफ है, मतलब वेस्ट ईरान के खिलाफ है, वेस्ट भी ईरान पे सैंक्शंस लगाता रहता है, वैसे ही वेस्ट रशिया पे सैंक्शंस लगाता रहता है। तो रशिया के पास एक ऑल्टरनेटिव बच गया कि अच्छा हम ड्रोन्स ईरान से ले लेते हैं। अगर आपको याद होगा, ये पहले भी देख चुके हैं। तो फाइनली ईरान ने एडमिट कर लिया है फर्स्ट टाइम कि अच्छा हाँ, हमने ड्रोन सेंड किए थे, पर हमने बहुत पहले किए थे। वी सप्लाइड रशिया विद बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रोन्स देखे थे, वो भी मंथ्स बिफोर द वॉर बिगैन इन यूक्रेन, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन टेलीफोनिक, अब देखिए बहुत बार अगर आपको पहले याद होगा, टेलीफोन कॉल भी हुई थी, उसमें भी मॉस्को ने कहा था
ईरान ने कहा था अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि जहाँ पे आपको दिख रहा है कि अच्छा वॉर बैटल फील्ड पे सच में हमारे ड्रोन्स हैं, तो हमें तो नहीं ऐसा वैसे पता, पर आपको पता है तो आप एविडेंस ले आओ, तो हम देखेंगे फिर उसके बाद वी प्रॉमिस यू कि उसके बाद हम वी विल डिस्कस दिस मैटर फर्दर। फिर उसके बाद भी बहुत बार ईरान ने डिनाई किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, दी एक्यूजेशंस आर कम्प्लीटली फॉल्स, है ना। और फिर उसके बाद देखिए, अगर आपको याद होगा, वॉशिंगटन पोस्ट जो एक डेली है ना, उसमें रिपोर्ट किया गया था अक्टूबर 16 को कि ईरान प्रिपेयर कर रहा है शिप करने के लिए मिसाइल्स टू रशिया। ठीक है, कीव ने बोला है, यूक्रेन ने बोला है कि has said around 400 Iranian drones have already been used against the civilian population of Ukraine। इतने तो वो आप यूज कर चुके हो हमारे सिविलियंस के खिलाफ, और मॉस्को ने और ऑर्डर दिया हुआ है 2000 का। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दीज ट्रांसफर्स ईयू ने और यूके ने बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी है 3 ईरानियन जनरल्स के ऊपर और एक आर्म्स फर्म के ऊपर भी, अक्यूजिंग उनको कि आप सप्लाई कर रहे हो ड्रोन्स किसको, रशिया को। ऑलराइट, तो दिस यू शुड नो। Okay, Sweden will distance itself from Kurdish groups। Now this is very very important because हमने ये भी चीज़ बहुत डिटेल में देखी। अगर आपको याद होगा, I do not know, अगर आप थंबनेल देखेंगे, उस पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल भी कर्दिस्तान का एक मैप जो है, जो बेसिकली एनविजन किया जाता है कि ये कर्दिस्तान रीजन होगा। जो लोग भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स मांग रहे हैं कि हमको एक सेपरेट रीजन चाहिए कर्डिश ओरिजिन पीपल के लिए, तो हमने कर्दिस्तान का क्या डिमांड है, क्यों डिमांड है, स्वीडन कैसे इन्वॉल्व है, या फिर टर्की कैसे इन्वॉल्व है, ईरान कैसे इन्वॉल्व है, महसा अमीनी जिनकी अभी मॉरल पुलिसिंग जिनके खिलाफ की गई एक प्रॉपर हिजाब ना पहनने की वजह से, वो एक कर्डिश वुमेन थी, और एलिगेशंस ये कहते हैं जस्ट बिकॉज वो एक कर्डिश वुमेन थी उनको इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा हरासमेंट हुई उनके खिलाफ, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो कर्डिश के बारे में आपको सब कुछ पता है, और साथ ही में आपको ये भी पता है कि अब देखिए दो चीज, स्वीडन में पहली बार जो सरकार चेंज हुई है वहां पे एक राइट विंग की सरकार आई है, ये भी हम देख चुके हैं। हमने ये देखा है कि यूरोपियन यूनियन में कैसे रिसर्जेंस आ रही है किस चीज की, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में रिसर्जेंस आ रही है राइट विंग की, क्योंकि इटली में फार राइट विंग मुसोलिनी की डिसेंडेंट एक पार्टी, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, जिनकी हेड है जॉर्जिया मेलोनी, जो फाइनली इटली की प्राइम मिनिस्टर बन गई है। वैसे स्वीडन में हमने देखा। ठीक है, तो ये बस एक अगर हम देखें कोई एक सिल्वर लाइनिंग है, वो डेनमार्क में हमने कल परसों में देखा कि डेनमार्क में फाइनली एक लेफ्टिस्ट सरकार आई है। तो ये चीज ठीक है। अब स्वीडन में 2 पॉइंट, एक तो सरकार चेंज हुई है, दूसरा स्वीडन ने अप्लाई किया हुआ है किस चीज के लिए, नेटो की मेंबरशिप के लिए। ठीक है, वैसे तो स्वीडन अगर आपको पता हो या नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, एक न्यूट्रल कंट्री आज तक खुद को बोलती आई है। लेकिन आप देखिए, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि एक था कोविड, प्री कोविड वर्ल्ड था एक, कि कोविड से पहले वर्ल्ड कैसा हुआ करता था, और एक है पोस्ट कोविड वर्ल्ड, है ना, क्योंकि कोविड जो है वो एक वाटरशेड मोमेंट है पूरे संसार के लिए, डेफिनेटली सो, है ना। तो ये चीज हो गई, संसार को डिवाइड टाइम को हमने वैसे कर दिया। तो फिर वैसे ही यूक्रेनियन वॉर भी एक वाटरशेड मोमेंट ही है, क्योंकि उससे पहले देखिए स्वीडन ने सालों साल से हमेशा अपनी न्यूट्रलिटी दिखाई है और उसको इम्प्लीमेंट किया है स्वीडन ने। उन्होंने हमेशा बोला है कि कोई भी अगर वॉर हो चल रही होगी, अगर किसी दोनों कंट्रीज को जो वॉर में है उनको अगर बातचीत करनी है, तो हम कुछ भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, दोनों आके हमारी कंट्री में बातचीत कर सकते हैं। कितनी कितनी सारी पिच, अगर आप कॉन्फ्रेंसेज उठा के देखेंगे वर्ल्ड वो, अगर आप जो बाकी हिस्ट्री होती है उसको उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्वीडन हमेशा से न्यूट्रल रहा है। पर यूक्रेन कम्स, यूक्रेन वॉर एंड इट चेंजेस एवरीथिंग। न्यूट्रल नेशंस अचानक से नॉन न्यूट्रल बन रहे हैं, नेटो की मेंबरशिप, आप मिलिट्री अलायंस की मेंबरशिप चाह रहे हो, है ना, स्वीडन। साथ ही साथ में बहुत सारी और चीज़ें यूक्रेन के बाद चेंज हो गई हैं, कैसे इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट हो रही है हर कंट्री की, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, हर कंट्री को दूसरी कंट्री चाहिए। यूएसए, अब देख लीजिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक अलाई यूएसए का भी रह चुका है पास्ट में, लेकिन यूएसए को इंडिया भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के तरफ भी टिल्ट नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान की तरफ टिल्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान चाइना का दोस्त है, फिर वो रशिया का भी दोस्त बन जाएगा। किस तरह से एवरीथिंग हैज गॉटन चेंज्ड, है ना। उसी के चलते अब हम देखते हैं स्वीडन की नई सरकार ने बोला है कि देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं होगा कर्डिश जो ग्रुप्स हैं, वाईपी जी मिलिशिया जो है उनकी, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, टर्की ने साफ साफ बोला हुआ है हम तो अप्रूव करेंगे ही नहीं स्वीडन की मेंबरशिप को, क्योंकि नेटो का चार्टर ये कहता है अगर नेटो में एक और मेंबर को इंक्लूड होना है तो नेटो का हर एक मेंबर जब तक उसको अप्रूवल नहीं दे देता तब तक नहीं हो सकता। तो नेटो का एक मेंबर है टर्की, टर्की ने बोला हम देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि स्वीडन क्या करता है, पनाह देता है
किन लोगों को? जो कर्डिश लोग हैं, कर्डिश मिलिशियाज जो हैं, उनको एस्केप करके अपनी कंट्री में ये लोग पनाह दे देते हैं, और हम तो कर्डिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो होने नहीं देंगे ऐसा बिल्कुल भी। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, ये लोग चाहते हैं कि उसको कर्डिस्तान बना दो, कुछ कुछ ईरान का नॉर्थ, कुछ कुछ ये सारी कंट्रीज का कुछ कुछ मिला के, है ना, तो वो तो हम होने नहीं देंगे, है ना। साथ ही में अगर हम बात करें सीरियन कर्डिश YPG मिलिशिया एंड इट्स पॉलिटिकल ब्रांच PYD आर कंसिडर्ड बाय टर्की एक्सटेंशंस ऑफ कर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिन्होंने एक इंसर्जेंसी भी कर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी ने लॉन्च की थी, एक इंसर्जेंसी सरकार जो टर्की की थी उनके खिलाफ 1980s में, और ये एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है टर्की द्वारा, US द्वारा, यूरोपियन यूनियन द्वारा भी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बोला है कि बहुत क्लोज कनेक्शन है ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो आप देख रहे हैं, YPG, कर्डिश YPG और KPP PKK के बीच में, तो बेसिकली हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, स्वीडन बोल रही है तो, और हम दोनों के रिश्ते के लिए, टर्की और हमारे रिश्ते के लिए अगर इनके साथ डिस्टेंस बनाना ही ठीक है तो हमें ये भी मंजूर है। तो इनको बेसिकली कुछ भी करना और नेटो की मेंबरशिप चाहिए। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस ballistic missiles as US साउथ कोरिया एयर फोर्स एक्सरसाइजेज एंड। तो देखिए नॉर्थ कोरिया का भी पैराडॉक्स मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में एक बार डिस्कस किया था कि नॉर्थ कोरिया जो एक कंट्री है ना, वो बड़ी बहुत ही डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड टाइप्स कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि अब देखिए बात यह है कि इनके गिने चुने न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं हमारी संसार में, है ना। तो कोई भी और कंट्री अगर बाय चांस इनको भनक भी लगती है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, वो भ्रम भी अगर इनको हो जाए तो इनको बहुत डर लगने लग पड़ता है, क्योंकि एक भी न्यूक्लियर वेपन अगर कुछ आप कह सकते हैं जो रैशनल स्टेट्स हैं उनके अलावा किसी और स्टेट के पास अगर होता है, तो वो तो आप डर में ही रहोगे ना, क्योंकि वो तो आपके अगेंस्ट कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आप सोचते रह जाओगे कि ये इंटरनेशनल लॉ है, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ये है NPT है, वो कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि वो तो किसी चीज का पार्ट भी नहीं है नॉर्थ कोरिया। तो ये चीज, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया ने फाइनली फायर की है 4 बुलिस्टिक मिसाइल सैटरडे को, ये बताया है साउथ कोरिया के साइड ने ये चीज बताई है। और राइट, तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारी ड्रिल्स भी ये लोग करते रहते हैं। द फ्लरी ऑफ नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस इंक्लूडेड एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड वन दैट लैंडेड नियर द साउथ। अब देखिए ये बिल्कुल साउथ कोरिया के टेरिटोरियल इन्वेजन के बराबर ही था, क्योंकि बिल्कुल टेरिटोरियल वाटर्स के पास उन्होंने लैंड किया। ओके, तो देखिए अभी देखिए फाइनली US और साउथ कोरिया का जो एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज, आपको पता होगा। तो फाइनली बेसिकली ये प्योंगयांग मतलब यानी कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया द्वारा इसको एग्रेसिव और प्रोवोकेटिव बोला गया था। क्योंकि बात ये है, अब मैं आपको थोड़ा सा और अगर हिस्ट्री बता दूं इसकी ब्रीफली, कि बहुत सारी सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया पे लगी हुई है। नॉर्थ कोरिया में तो आप इन्फ्लेशन देखेंगे ना, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतना ज्यादा वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और क्योंकि सैंक्शंस बहुत लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो नॉर्थ कोरिया जब ट्रम्प थे, तो ट्रम्प ने 2 बारी इनसे बातचीत भी की, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, है ना। तो उनके द्वारा बहुत बार बात की गई कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक सुलह होगी, फाइनली सैंक्शन हटा देगी यूनाइटेड स्टेट्स, और ये लोग फिर न्यूक्लियर बॉलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट नहीं करा करेंगे। लेकिन वो ट्रम्प चले गए, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया वो। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया फ्रॉड कहती है US को भी, साउथ कोरिया को भी, जिन्होंने अपने प्रोमिस को रखा नहीं। तो इस वजह से इस और अपना थ्रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं। Cash strapped Pakistan set to get additional $13 billion in financial support from China, Saudi Arabia। तो फाइनली क्या हुआ है, पाकिस्तान की हालत आपको पता है। उसी के चलते हुए हमें ये चीज पता ही था कि, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो पहले हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट आप या फिर कह सकते हैं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट कांग्रेस जो हुई है उसके जस्ट बाद जो पहला इस तरह का कोई हेड किसी कंट्री का जिन्होंने विजिट किया है, शी जिनपिंग से मिले हैं, जो वो शहबाज शरीफ हैं। तो ये दिखाता है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत ही, आप कह सकते हैं, घनिष्ठ है, ठीक है। तो वही इसी के चलते हुए हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, तो पाकिस्तान कुछ मॉनेटरी हेल्प के लिए मांग की करेगी, और वही हुआ है। अब पाकिस्तान का मैंने आपको ये भी बताया था, सऊदी अरेबिया के जो है इस्लामिक सॉलिडारिटी जिसे हम कहते हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में काफी इस्लामिक सॉलिडारिटी है। सऊदी अरेबिया दो जो इस्लामिक टैक्स लॉज हैं या फिर जो लॉज हैं वो कहते हैं कि आप कभी भी मिलिट्री डेवलपमेंट या फिर कोई भी बॉम्ब डेवलपमेंट ये सब नहीं कर सकते। तो उन्होंने खुद तो नहीं किया, पर वो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे दे दिया करता था। जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, ये इन्होंने भी बना दिया था उन्हीं से पैसे लेके। तो एक तरह से सऊदी अरेबिया भी इनका बहुत पुराना अलाय है पाकिस्तान का। तो सऊदी अरेबिया ने भी मदद की है, और चाइना ने भी मदद करने की, दोनों को मिला के
13 बिलियन की इनको एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है दोनों कंट्री से। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान वुड बी गेटिंग अराउंड 9 बिलियन फ्रॉम चाइना और 4 बिलियन मिलेगा डॉलर, 4 बिलियन मिलेगा सऊदी अरेबिया से। ठीक है, और साथ ही साथ में ये तो अलग हो गया, ये तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, साथ ही में इन्वेस्टमेंट का एश्योरेंस कि अच्छा हम आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे $20 बिलियन तक की। ठीक है, तो ये इसके साथ है। और जब शहबाज शरीफ रिसेंटली गए थे बीजिंग, तो चाइनीज लीडरशिप ने कहा था कि हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, सॉवरेन लोन्स देंगे हम आपको बहुत ही कम, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन्स जो होते हैं बेसिकली बहुत ही कम रेट पे 4 बिलियन तक के। साथ में हम रीफाइनेंस करेंगे आपके कमर्शियल बैंक लोन्स को $3.3 बिलियन जो आपने लोन्स लिए हुए हैं उसको पुख्ता नहीं कर पा रहे, हम उतने ही अमाउंट का आपको लोन भी दे देंगे दोबारा। ठीक है, फिर हम साथ ही में करेंसी स्वैप जो होता है, अगर आपको डॉलर चाहिए और आपके पास पाकिस्तानी रुपी है, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए आप हमें पाकिस्तानी रुपी दे दो, हम बदले में आपको डॉलर दे देंगे, और फिर कुछ टाइम बाद आप हमें जब आपके पास डॉलर वापस आ जाए, जब आपकी कंट्री में फॉरेक्स आ जाए तो आप हमें वापस कर देना। उसे कहते हैं करेंसी स्वैप, जो इंडिया भी श्रीलंका के साथ बहुत ज्यादा करती है। तो ये सारी चीजें मिला के आप देख सकते हैं अराउंड $9 बिलियन हो गया। अगर हम शी जिनपिंग की बात करें तो शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ अपने दोस्त को कहा, सी डू नॉट वरी, हम आपको वी विल नेवर लेट यू डाउन, ओके, सो डू नॉट वरी, जितना पॉसिबल हेल्प होगा हम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, आर्मी रिजेक्ट्स इमरान खान चार्जेस अगेंस्ट ऑफिसर। देखिए इमरान खान जिनके साथ अभी आप कह सकते हैं असैसिनेशन की साजिश भी हुई है ना, और किस तरह से अपनी हकीकी जो मार्च है इनकी, है ना, रियल डेमोक्रेसी या रियल फ्रीडम जिसे ये कह रहे हैं, तो उसके चलते हुए इन्होंने बहुत सारे चार्जेस आर्मी के भी लगाए हैं। आर्मी पे कभी ये कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या चार्ज लगाए हैं उन्होंने, मिस्टर खान ने ये बोला है कि जो मेरे अगेंस्ट ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी मेरे को मारने की, इसमें ऑफ कोर्स आर्मी के ऑफिसर भी एक इन्वॉल्व है। शहबाज शरीफ के साथ मिलके, उनकी सरकार के साथ मिलके बेसिकली ये प्लान किया गया था, ये कॉन्स्पिरेसी पूरी। ठीक है, तो पाकिस्तान आर्मी ने बेसिकली कंप्लीटली डिनाउंस कर दिया इसको, बोला कि एक बेसलेस और इररिस्पॉन्सिबल एलिगेशन है आर्मी के खिलाफ, और कोई भी अगर हमारे खिलाफ डिफेमेशन करता है, कोई भी हमारे खिलाफ किसी तरह के बिना एविडेंस के हमारी डिग्निटी को लोअर डाउन करने की कोशिश करता है हमारे इंस्टीट्यूशन की, उसके खिलाफ आर्मी ने कहा है कि एक प्रॉपर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कहा है करवाई लो, है ना, क्योंकि देख लेते हैं हम भी कि कितने एलिगेशंस इनके साथ हैं, इन्होंने ये कहा है। ऑलराइट, ये हम ओके, ईरान टेस्ट। अब देखिए मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि एक पर्शियन वर्ड है, आई थिंक इट्स आओम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, यू कैन ऑफ कोर्स टेल मी अगर आपको पता है। आओम 100 इसको इन्होंने टेस्ट किया है, मल्टी स्टेज रॉकेट है दैट कैन कैरी सैटेलाइट्स। देखिए ईरान का इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च करना, कुछ भी, अभी तो यूएई ने भी अपनी होप मिसाइल जब लॉन्च की थी, तो देखिए दैट शुड बी केप्ट अपार्ट, पर ईरान का किसी भी छोटी से छोटी डेवलपमेंट जो भी मिलिटरली होती है, सैटेलाइट बेस्ड होती है, न्यूक्लियर बेस्ड होती है, वो काफी खतरनाक है वेस्ट के लिए, वो डरने लग पड़ते हैं, क्योंकि वियना टॉक्स का तो अता पता है नहीं है कि न्यूक्लियर डील दोबारा रिवाइव की जाएगी नहीं की जाएगी। तो इसीलिए अब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो बेसिकली उनकी मिलिट्री ग्रुप है, उन्होंने टेस्ट किया है एक नया सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट को सैटरडे को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, अ डेवलपमेंट लाइकली टू एंगर द यूनाइटेड स्टेट्स। वॉशिंगटन फियर करता है कि इस तरह का जो आप लॉन्ग रेंज बॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर ली, जो आप बेसिकली यूज करोगे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए, आप सेम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च करने के लिए, है ना, तो आपका क्या भरोसा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के एलिगेशंस हैं, पर ईरान ने हमेशा ही इन तरह के एलिगेशंस को बिल्कुल बोला है हमारी तो कोई इंटेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आओम 100 की, ईरान की पहली 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जो बेसिकली सैटेलाइट जिनका वेट अराउंड 80 kg तक का है, एक ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए, जिसका जो हमारे अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस है, हाइट है, ऑल्टीट्यूड है 500 किलोमीटर है, वहां पे इसको लॉन्च करने की बात की गई है। Alright, let me just actually check out कि क्या रह गया है क्या नहीं रहा। How is India planning to end child marriage? देखिए there's not much into it, पर कहीं कहीं चीजें हैं which will actually where you would need me to explain things, because as long as things don't become clear and simple to you, आप उनको रटते रहेंगे। ठीक है, आप समझिए कि बहुत विशियस साइकिल है, चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी, अंडर न्यूट्रिशन, है ना, ये सब, और अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आई विल लेट यू नो। ओके, अब देखिए एक स्टीयरिंग कमेटी है ग्लोबल प्रोग्राम की, जो बेसिकली चाइल्ड मैरिज को खत्म करना चाहती है, वो एक विजिट पे है भारत में। ठीक है, वो विटनेस कर रहे हैं कि किस तरह के स्टेट ने पॉलिसीज दी हैं, प्रोग्राम्स चलाए हैं, जो चाइल्ड मैरिज की प्रेवलेंस को कम करने में हेल्प करेंगी।
कर रही हैं या फिर, ठीक है। अब ये जो विजिट है बाय द UNFPA, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड जिसे हम बेसिकली कहते हैं, ठीक है, और यूनिसेफ का एक ग्लोबल प्रोग्राम जो चला रहे हैं टू एंड चाइल्ड मैरिज, उनकी टीम आई हुई है बेसिकली। देखिए बात ये है, पैंडेमिक में मैं आपको बता देती हूँ, यही पैंडेमिक में अगर आपने इंडिया के उस समय पे केसेस पढ़े हो, आई एक्चुअली रेड अ लॉट ऑफ चाइल्ड मैरिज रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन एट दैट टाइम। उड़ीसा में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, ये सारी बहुत केस स्टडीज अवेलेबल है इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो पैंडेमिक में नहीं सिर्फ इंडिया में, और भी साउथ एशियन जो नेशंस हैं या बाहर के नेशंस, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूँ, क्योंकि आप डायनामिज्म यहाँ का समझते हैं, तो इसीलिए आपके लिए ईजी होगा ये बात समझना। पैंडेमिक में आप कहेंगे अचानक से चाइल्ड मैरिजेस कहाँ से बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे एल्डर्स हैं वो होते हैं हमारे घर पे, और वो कहते हैं कि अब हमें पता नहीं है हमारी कितनी उम्र रह गई है, इससे अच्छा हम अपने जीते जीते अपनी पोती का विवाह होते देखना चाहते हैं, पोते की शादी देखना चाहते हैं। तो इस तरह का एक कल्चर जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो इस वजह से पैंडेमिक के टाइम में हमने चाइल्ड मैरिज बढ़ती हुई देखी, है ना। उसी समय बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये नहीं पता था कि कितने समय तक पैंडेमिक रहने वाला है, हम कितना, हमारी उम्र है, कितना पैसा हमारे पास, पैसा ही खत्म हो जाएगा, जो बचा कुछ हमने सेविंग्स की हुई है उसमें बच्चों की शादी कर दो, है ना, ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद एक रीजन ये भी था, कहीं इतने पुअर हाउस होल्ड होते हैं जो ये समझते हैं कि बेटी एक बेसिकली बर्डन की तरह है। इसके पीछे इकोनॉमी है, लेट्स नॉट गेट इनटू द कल्चरल पार्ट ऑफ इट, ओके, आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट कि एक जैसे अगर 5 बंदों की एक फैमिली है, तो उसमें से अगर एक चला जाएगा तो फिनेंशियल बर्डन थोड़ा उस परिवार पे कम हो जाएगा, तो इसलिए शादी कर दो, क्योंकि दूसरे घर जा रही है तो उनका फिनेंशियल बर्डन। तो ये बहुत सारी तरह के पैंडेमिक के टाइम पे हमने काफी सर्ज करते हुए देखा चाइल्ड मैरिज के केसेस को, ओके। तो यही बेसिकली इसके चलते हुए ये टीम बेसिकली विजिट करने आई है कि अच्छा देखते हैं इन इंडिया चाइल्ड मैरिज रिड्यूस्ड फ्रॉम, इंडिया में देखिए अगर हम बात करें 2005-6 में 47.4% चाइल्ड मैरिजेस के केसेस थे, 2015-16 में 26.8%, तो मतलब डिक्लाइन ऑफ 21 परसेंटेज पॉइंट्स हमने देखा पिछले 10 सालों में। इन द लास्ट 5 ईयर्स, अब देखिए ये तो 15-16 का हो गया, पर उसके बाद भी तो 5 साल आए हैं, तो उसमें देखें तो इट डिक्लाइंड बाय 3.5 परसेंट पॉइंट्स टू रीच 23.3% इन 2020-21, ये NFHS 5 का डेटा बताता है। लेकिन 23.3% भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप भारत की पॉपुलेशन जानते हैं कि कितनी है, उसका 23% भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन इन द वर्ल्ड के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम यूनिसेफ के डेटा के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मैरिड इन चाइल्डहुड स्टैंड्स एट 12 मिलियन पर ईयर, है ना। प्रोग्रेस ऑफ कोर्स जो चल रही है उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2030 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना है, टू एंड द प्रैक्टिस, है ना, ये चीज़। क्योंकि अगर हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वाइल इट इज़ इनकरेजिंग, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी प्रोग्रेस देखी है साउथ एशिया में, where a girl's risk of marrying before she's 18 has dropped by more than a third, from nearly 50% to below 30%, but still it is not enough, क्योंकि प्रोग्रेस अनइवन है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद तो इरेगुलर होगी काफ़ी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, बात ये है, देखिए जो राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह कहते हैं कि चाइल्ड राइट्स के खिलाफ है, ऑफ कोर्स आप उसके कंसेंट, उस बच्चे को तो पता ही नहीं है शादी क्या होती है, वो तो सिर्फ शायद अच्छे कपड़े पहनने के लिए शादी कर ले, कि नाचने के लिए मिल जाएगा, खाना होगा, उसके चाइल्ड के राइट के अगेंस्ट है, ये उसकी इनोसेंस के खिलाफ है, ठीक है। पर साथ ही साथ में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये बहुत चीज़ों के खिलाफ है, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बच्चे की इतनी जल्दी शादी कर दोगे, मैं एक लड़की की एग्जाम्पल, गर्ल चाइल्ड की एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी आपने शादी कर दी, ठीक है, उसका वो तो खुद तो माल नरिश्ड होएगी, उसके कितना ये उनको पोषण डेवलप हुआ होगा, या शरीर कितना डेवलप हुआ है, उसने बच्चा कर दिया बहुत जल्दी, जिस भी फैमिली में वो गई, अब वो उसकी हालत, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए सक्षम है भी कि नहीं एक बच्चा, और साथ ही में ठीक है उसने अगर एक बच्चे को जन्म दे भी दिया, तो बहुत सारी माएँ, क्योंकि वो माल नरिश्ड होती हैं, वो बच्चे को जन्म देते देते चल बसती हैं। साथ ही में अगर हम बात करें, अगर बच्चे को जन्म भी दे दिया, वो भी माँ भी सर्वाइव कर गई, बच्चा भी सर्वाइव कर गया, तो बच्चा किस हालत में सर्वाइव किया है, ये तो देखिए। बहुत बारी चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब क्योंकि आप कुपोषित थे, आपका बच्चा भी कुपोषित पैदा हुआ, मैं थोड़ा डिटेल बता रही हूँ, इससे थोड़ा एक्सटेंड करूंगी, ठीक है। फिर बच्चा कुपोषित पैदा हुआ, स्टंटिंग, हाइट नहीं बढ़ी, वेट नहीं बढ़ा, है ना, उसका कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं बढ़ी, दिमाग नहीं उस तरह से विकास कर पाया, तो दिमाग विकास नहीं कर पाएगा तो स्कूल में वो ढंग से नहीं पढ़ पाएगा, फिर स्कूल में सही से नहीं पढ़ पाएगा, अपना स्कूल भी पूरा नहीं करेगा, आपके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है ना इतने ज़्यादा, तो स्कूल में सही से नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर उसको छोटी मोटी कोई जॉब मिलेगी, है ना, छोटी मोटी कोई जॉब मिलेगी 10,000 की, तो ये
पावर्टी चलती रहेगी, फिर वो छोटी मोटी जॉब होगी, फिर जल्दी शादी हो जाएगी क्योंकि इलिटरेसी, ये सब कुछ एक लूप है। तो चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट हैज टू एंड एज सून एज पॉसिबल। अब हम देखते हैं भारत कहाँ खड़ा है इस मुद्दे पे। देखिए ऑफ कोर्स भारत में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं चाइल्ड मैरिज बहुत काफ़ी तेज़ी से गिर रही है, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया 23% भी बहुत ज़्यादा है। 141.2 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, इसका 23% लगा लो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो 8 स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत हाई प्रेवलेंस है चाइल्ड मैरिज का, नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो अब देखिए बात पता है क्या है, अगर आपको याद हो उड़ीसा के मैंने आपके साथ बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हैं। उड़ीसा के ना देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन की मैं आपको स्पेसिफिकली बताती हूँ। ट्राइबल पॉपुलेशन में ना बहुत जल्दी शादी हो जाती है, बहुत बहुत जल्दी, क्योंकि वहाँ पे एल्डर सिस्टम है ना। आई डोंट नॉट नो जिरांटोलॉजी व्हाट इज इट कॉल्ड, जो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है। तो बात ये है कि फिर उनकी जल्दी शादी हो जाती है। तो उड़ीसा क्या कर रहा है, ट्राइबल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन लोगों को अराउंड आई थिंक 20,000 रुपये उनको देते हैं कि अगर आप 18 के बाद शादी करोगे तो इसीलिए काफ़ी इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा एक और रजिस्टर बनाता है, जैसे एक लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ, उसकी उम्र लिख लिया आपने, क्योंकि बहुत बार जब ऑफिसर्स जाते हैं जब बच्चों की शादी रुकवाने तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बालिग हो गई है सर, इसका तो पिछले महीने अभी 18 साल की हुई है। तो जब आपके पास रजिस्टर है, आपको ये पता है वो बच्ची पैदा कब हुई, किस डेट को, किस ईयर में, उसका आपको ये पता है वो बच्ची स्कूल में कब गई, कब वो स्कूल उसने पास किया, है ना, अब उसकी उम्र कितनी है। तो फिर आपको उनके माँ बाप पे निर्भर नहीं रहना कि उनकी एज कितनी है पता लगाने के लिए, जिसे एक रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं वो हर लड़की के लिए। तो ये कुछ कुछ उड़ीसा जो स्टेप्स ले रही है वो बाकी ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार भी सीख सकते हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत क्लीशे चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि देखिए ये चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना एक ऑल प्रोंग्ड अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टरिज्म से नहीं, एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए, उन स्ट्रॉन्ग लॉज की स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करिए, उसको जो नहीं करता उसको पीनलाइज करिए, जेल करिए, ठीक है। एक आइडियल सिचुएशन बनाइए कि जो गर्ल चाइल्ड है, देखिए बात ये है उसको प्रॉपर एडुकेशन मिले, है ना, क्योंकि जब वो एडुकेशन मिल जाएगी उसको उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दीजिए, क्योंकि जब एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी कभी भी उसको एक लड़के के साथ इसलिए नहीं बांधा जाएगा कि चलो उसका ख्याल अब वो रख लेंगे अब से, ठीक है। हाउ आर द स्टेट्स प्लेस्ड, अब देखिए ये तो स्टेट वाइज डेटा है, आप खुद देख सकते हैं, नथिंग मच योर ओके। तो ये चीज आई होप आई हैव actually done with this. Okay, what are the laws and policy interventions? अब बहुत सारे laws हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की आप जानते हैं, प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट 2012 का जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका वायलेशन होता है तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर इसका नोट लेते हैं। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी है जो बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स देख रही है किसकी, क्योंकि सरकार का जो कैबिनेट है बेसिकली यूनियन कैबिनेट, उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि हमें विमेन की एज भी 21 कर देनी है मैरिज की, जो मेन की है अभी समय। तो इसका क्या इफेक्ट होगा ग्राउंड लेवल पे, स्टैंडिंग कमेटी ऑलरेडी स्टडी कर रही है। बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं देखिए जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको गवर्न करते हैं। देखिए इसीलिए जब यूसीसी आ जाएगा ना तो पर्सनल लॉज का मैरिज के मामले में ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, बहुत सारे और लॉज होते होंगे, है ना। तो बात ये है कि गवर्नमेंट इसलिए इन लॉज को अमेंड करना चाहती है, यूसीसी लाना चाहती है बेसिकली। इससे क्या होगा कि हम चाइल्ड मैरिज को रोक सके, पर इट वुड नॉट बी इनफ, क्योंकि इट वुड डेफिनेटली बी नॉट इनफ, क्योंकि बहुत कुछ और चाहिए आपके पार्ट पे। बात ये हो जाएगी कि फिर वो इलीगल क्राइम्स होने लगेंगे लेकिन वो रुकेंगे नहीं, तो इसलिए सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब देखिए अगर हम और सेंट्रलाइज स्कीम्स देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है स्टेट्स हैव लॉन्च मेनी इनिशिएटिव्स, बहुत सारे स्टेट लेवल पे इनिशिएटिव्स हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक कन्याश्री स्कीम है, वो क्या करते हैं, अगर कोई भी बच्ची है कोई वो अपनी हायर स्टडीज परस्यू करना चाहती है तो उसको फाइनेंशियल एड देते हैं। लेकिन बात यह है फिर वेस्ट बंगाल एक रूपाश्री भी प्रोग्राम चलाती है, वो काउंटर हो जाता है कन्याश्री का। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली 25,000 रुपए देते हो पुअर फैमिलीज को जब डॉटर की मैरिज करते हो आप, ठीक है। ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्ची हायर स्टडीज परस्यू करना चाहती है उसको रोक दिया जाएगा जस्ट बिकॉज उसकी मैरिज के लिए 25,000 मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा काउंटर लोग कहते हैं, है ना। तो बहुत सारी और अगर हम साइकिल स्कीम देखें, लड़कियां स्कूल तक जाएंगी साइकिल से बिहार में, इस तरह की चीजें ऑलरेडी आप जानते हैं। अब क्या करना जाना चाहिए, सोल्यूशन देखिए ऑफ कोर्स लाई करता है दैट यू एम्पावर गर्ल्स, ओके। एम्पावर ना नीचे से आती है एम्पावरमेंट, पढ़ाई करवाइए, फिर वो लड़की इंडिपेंडेंट बनेगी दिमाग से भी, वो समझेगी कि ये गलत है। हेल्थ उसकी, उसमें हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
ये सारी चीज़ें, सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ये सब नहीं होता, ये तो बड़ा ही बेकार एडहॉकिज्म है। ये तो क्रिएटिंग प्रॉपर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एड्रेसिंग सोसाइटल नॉर्म्स, ऑफ कोर्स सेंसिटाइजेशन, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट वी आर गेटिंग डाउन टू द ग्राम पंचायत लेवल। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो चल रही हैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। सच एफर्ट्स कैन लीड टू चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस, जैसे कि देखिए उड़ीसा में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, उड़ीसा में अराउंड 12,000 विलेजेस हैं जो चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज बन चुके हैं, ठीक है। तो वही हमें करना है, ठीक है। अब बहुत सारे सीरीज ऑफ सच इंटरवेंशंस रिकमेंडेशंस ऑफ द शिवराज पाटिल कमिटी रिपोर्ट इन 2011 हैव हेल्प्ड ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका में भी देखिए यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखा, इट इज नॉट समथिंग, मतलब कि IAS ऑफिसर्स कैसे अवेयरनेस फैला रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं था। Okay, let's move on to another article. Let's see how much of it is left. Okay, now this is something very interesting. Not of course it is painful, but it is very inspirational. Sham Saran Negi, independent India's first voter, dies. क्योंकि देखिए क्या है, इन्होंने 34th टाइम, ये भारत के सबसे पहले जिन्होंने वोट डाला इंसान वो थे, ठीक है, पहले वोटर भारत के, इंडिपेंडेंट भारत के, ठीक है। तो इन्होंने अभी देखिए अपने जाने से जस्ट 3 दिन पहले 34th टाइम वोट किया हिमाचल की असेंबली इलेक्शंस में। तो आप देख सकते हैं, यू नो हाउ इंस्पिरेशनल इज दिस, एटलीस्ट फॉर द यूथ हु डू नॉट वांट टू एक्सरसाइज डेमोक्रेसी। यू नो बहुत सारे आई सी पीपल सेइंग कि हमारे एक वोट डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या करना है, वैसे ही तो चलनी है, भारत का कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं, मतलब इस तरह की बातें। तो फिर इस तरह के लोग हमें भी देखने के लिए मिलते हैं जो बिल्कुल काउंटर, एकदम ऑपोजिट है ना। Alright, so let's see what is written here. He was 106. Okay, Mr. Negi, अब देखिए वो इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर थे जिन्होंने वोट किया था, है ना, अभी रिसेंटली नवंबर 2 को भी। इट वाज द लास्ट वोट फॉर द मैन हु वाज 31 व्हेन इंडिया एक्चुअली गेन्ड इंडिपेंडेंस, है ना। अब हम देखें कुछ कुछ स्टेटमेंट्स, हिज कमिटमेंट टू हिज ड्यूटी, बिकॉज यस वोटिंग शुड बी योर ड्यूटी, ऑफ कोर्स ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इट शुडंट रियली बी वन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार इस ड्यूटी को एनफोर्स करने लग पड़े, पर आपको खुद तो समझना चाहिए ना, है ना। You should understand that it is your duty. You are the change that this country needs. A fitting tribute to him would be for the country to exercise their franchise. Okay, strengthen the foundations of the country's democracy. This is something everybody should understand. All right, let's move on to another article. अब देखिए यहाँ पे मुझे आपको कुछ बताना है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के बारे में। हेल्मिंग यूएन इन चाइना, अ फॉर्मर इंडियन मिलिट्री ऑफिसर। तो आपको यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैंने आपको तब क्या बताया था कि पीस कीपिंग फोर्सेस के प्रति काफ़ी एलिगेशंस हैं इंडिया के प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ये लोग हमारी जैसी जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो इतने नंबर ऑफ ट्रूप्स भेजती है पीस कीपिंग फोर्सेस में, उनका डिसीजन मेकिंग जो भी करनी है किस कंट्री में भेजना है, हमारा कोई से ही नहीं है, हमसे पूछते ही नहीं है। ये वेस्टर्न पावर्स को जो नाम मात्र फोर्सेस अपने अकाउंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में, उनके पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, विच इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, है ना, विच इज़ कम्प्लीटली अनफेयर, है ना। ये एक एलिगेशन है। साथ में ये एलिगेशन है कि पीस कीपिंग का मतलब क्या होता है कि एक सीज फायर, अगर किसी कहीं पे लड़ाई चल रही है या सिविल वॉर बिल्कुल खत्म हो गया तो उसको मेंटेन करना, पीस कीप करना, कीपिंग इज मेंटेनिंग, ना कि जो आजकल हो रहा है कि आप लड़ाई करने भेज देते हो, आप पीस मेकिंग के लिए भेज देते हो, विच इज रॉन्ग बिकॉज दीज पीपल आर नॉट ट्रेन टू डू दैट। इतने सारे डेथ्स हो रही हैं हमारी फोर्सेस की इस वजह से, क्योंकि आप उनसे उनका मैंडेट भी नहीं है जो वो करवा रहे हो, है ना। तो अब हम एक और चीज देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स ना ही, ये चीज मैंने आपको तब भी बताई थी, ना ही सिर्फ पीस कीपिंग इस तरह से, पीस कीपिंग कैसे करोगे जब आप डेवलपमेंट में हेल्प करोगे, वो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह इन चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, उनके सुपरविजन में, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में भी, ठीक है। तो वैसे एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हैं जिन्होंने बेसिकली यूनाइटेड नेशन जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो बेसिकली श्रीलंका में भी गई थी राजीव गांधी के टाइम पे, और बहुत सारे उन्होंने नागालैंड की इंसर्जेंसीज में भी अपना योगदान दिया है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो उनको एक कुछ एक्सेप्शनल सा मिशन मिला हुआ है, और वो मिशन ये है कि उनको लीड करना है यूनाइटेड नेशंस को और उसकी 26 एजेंसीज को चाइना में। तो आप सोच के देखिए, चाइना के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर उनको लीड कर रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वो भी लिखी है, आई जस्ट रीड इट। सिद्धार्थ चटर्जी जी इनका नाम है, राइज टू बिकमिंग द UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर चाइना, वन ऑफ द एजेंसीज की ग्लोबल पोजिशंस गिवन बीजिंग्स
rising importance in the UN system, leaves a former Indian soldier in an unlikely position। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा होगा कि एक PLA का सोल्जर जो चाइना की आर्मी है ना, वो भारत में आए UN एजेंसीज को गाइड करने के लिए और यहाँ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लीड करे। तो आप सोच के देखिए, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन मिस्टर चटर्जी का ये कहना है कि चाइना इज लाइक वेरी प्रोफेशनल। चाइना ने मतलब, इफ आई जस्ट रीड इट, ही वॉज हिमसेल्फ सरप्राइज्ड बाय हाउ हिज मिलिट्री पास डिड नॉट मैटर, क्योंकि उनका मिलिट्री पास कुछ मैटर ही नहीं किया चाइनीज होस्ट के लिए। क्योंकि उन्होंने बेसिकली बात यह है कि उन्होंने काफ़ी वार्मथ के साथ उनको एक्सेप्ट किया, उनको बोला कि आप एक इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट हो, दैट डज नॉट मैटर कि आपका मिलिट्री पास है या आप इंडिया के हो या कुछ भी है। स्पेशली तब जब इंडिया और चाइना का रिलेशन गलवान वैली क्लैश हुआ, LAC स्टैंड ऑफ चल रहा है तब भी। तो ये इट स्पीक्स हाईली ऑफ चाइनीज प्रोफेशनलिज्म। ओके, अगर हम बात करें इनकी पहली पोस्टिंग की, जो कीनिया में थे, दरफूर, सूडान, ये सब कुछ आपको पता है, सोमालिया, यहीं पे सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्सेज भेजे जाते थे। चाइनीज हैव सेड दैट वी सी यू एज एन इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट एंड देयर एटीट्यूड हैज बीन कंप्लीटली प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, अब देखिए बात ये है, ये अब आप कहीं से कुछ सीख के आ रहे हो। आपने देखा है कि चाइना डेवलप कैसे कर रही है, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कैसे कर रही है ना। तो उनकी प्रोग्रेस, जो उन्होंने 750 मिलियन पीपल को पावर्टी से निकाला, तो ये डेफिनेटली इंस्पिरेशनल है। ये इनकी पावर्टी की स्कीम कैसे चाइना ने ये किया, क्या हमें सीखना चाहिए, ये हम बहुत डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से सीख चुके हैं, और वो चीज़ आप लिख भी सकते हैं अपने आंसर्स में। तो यही इन्होंने बोला है कि देखिए, बहुत सारी इवन अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, भारत इंक्लूडेड, हम ज़्यादा डेवलप कर रहे थे 1980s के स्टार्टिंग में या 1979 के अराउंड चाइना से। लेकिन आज आप देखिए चाइना कहाँ है, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड वी वेयर आर वी नॉट इवन, वी हम सोच रहे हैं हम 5 ट्रिलियन बनेंगे। आई एम नॉट सेइंग डेरोगेटली ऑफ इंडिया, बट आई एम सेइंग दैट उन्होंने पॉवर्टी इरेडिकेशन की है, दैट इज इट। ओके, तो ये चीज़ अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि ऐसा क्यों कर पाएंगे, बिकॉज दे इन्वेस्टेड इन हेल्थ, एडुकेशन। इन्होंने बेसिकली ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। इन्होंने विमेन को लिबरेट किया और उनको प्रेरित किया कि आप वर्कफोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है। लेकिन अब ये बिल्कुल काउंटर हो जाएगा, क्योंकि एक तरह देखिए, यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू रिप्रोड्यूस। ओके, आप अब कह रहे हैं, फोन कर करके पूछ रही है वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो नए कपल्स हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है, आर यू प्रेग्नेंट येट, व्हेन आर यू प्लानिंग योर बेबीज, बिकॉज क्योंकि उनके पास क्या हुआ है, उनकी पॉपुलेशन गिरनी शुरू हो गई है, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। वो होगा तो पेंशन का बर्डन आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बर्डन आ जाएगा। तो वो कंट्री जो नंबर 2 से नंबर 1 बनने का बहुत जल्दी ड्रीम देखती है, वो नंबर 1 तो क्या पता नहीं नंबर 2 भी सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, उनको ये डर लगने लगा है। क्योंकि जब वर्कफोर्स, यंग वर्कफोर्स नहीं होगा, एक कंट्री ग्रोथ रुक जाएगी। यही चीज़ उनको काफ़ी, अब देखिए आपने विमेन को पहले लिबरेट किया, लेकिन अब विमेन को दोबारा हाउस होल्ड्स में रखना चाहते हो, ऐसा अब देखते हैं। इट्स काउंटर पोजिशन। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे, यू हैंडल होल्ड। अब देखिए बात है, आपने इतना पूरा जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन को कम्प्लीटली एजुकेट कर दिया, बेटर नरिश्ड है, वो हेल्दियर है। तो आपने बेसिकली हार्नेस किया अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो इंडिया को भी करना चाहिए। हमारे पास कुछ ही साल बच गए हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के, इसको रीप करने के। वी शुड नॉट लूज इट, है ना। माइक्रो लेवल पे काम करिए, ठीक है, ये चीज़। राइट, यहाँ पे भी यही सारी बातें लिखी हैं। द UN he said has worked with China, जब से इन्होंने 1980s के स्टार्टिंग से अपना ग्रोथ शुरू किया। राइट, अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत नहीं है। उत्तराखंड ने बेसिकली एक पैनल बनाया है कि MBBS का जो सिलेबस है, जैसे इंग्लिश में होता है वैसे उसका बिल्कुल पैरेलली हिंदी में भी बनाया जाता है, कि अगले जो एकेडमिक सेक्शन है हर सब्जेक्ट को बेसिकली हिंदी में ताकि पढ़ाया जा सके। अब देखिए NEP यही कहती है ना, NEP 2020, कि जहाँ जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी को प्रमोट किया जाए, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है। तो ये चीज़, क्योंकि अगर एकेडमिक्स हिंदी में या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें नहीं होंगे, तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या फिर जो इंस्टीट्यूशन है एक दूसरे से जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वो कैसे हम हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में इंश्योर कर पाएंगे। रीडैक्ट सेंसिटिव पोर्शन, सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ वे आउट ऑफ सील कवर एफिडेविट्स। अब देखिए क्या हुआ है, मिस्टर चंद्रचूड़, एज यू वुड हैव गेस्ड बाय नाउ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सजेस्ट किया है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि देखिए आप क्या करें, जो आप रूटीनली बार बार अपने डॉक्यूमेंट सील्ड मैनर में कोर्ट्स को थमा देते हैं, है ना, तो ये सही नहीं है। वो मोस्टली ये कह के ये नेशनल सिक्योरिटी में है, ठीक है, अगर मैं मानता हूँ उन्होंने कहा
ओके आई अंडरस्टैंड कि नेशनल सिक्योरिटी हो सकता है, पर एक राइट टू नो भी तो है जो पिटिशनर्स के पास है, जो पिटिशन डालते हैं, कि इतना भी क्या मतलब है इसमें कि आप यही नहीं बता सकते? आपने केरला बेस्ड एक टीवी चैनल जिसका नाम है वन मीडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन वेब, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, मीडिया वन, यस, मीडिया वन टीवी चैनल, उसको आपने, उन्होंने, वो बेचारे आपके पास आए थे होम मिनिस्टर के पास कि आप हमारा ना लाइसेंस रिन्यू कर दो। आपने क्या किया उनके साथ? आपने उनको लाइसेंस रिन्यू तो क्या, आपने उनको बैन ही कर दिया, बस ये बोल के कि नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको बैन किया जा रहा है। तो दुष्यंत दवे जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, उनका कहना है ऐसे तो किसी भी टीवी चैनल को, किसी भी मीडिया चैनल को आप ये कह के सिर्फ बंद कर सकते हो, है ना? तो ये चीज काफी खतरनाक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, दिस इज नॉट ओके। मतलब आप उनको बताओ तो, कुछ तो बताओ कि क्यों, क्या है आप में ऐसा जो आप नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रही है आपकी मीडिया कंपनी। तो ये चीज, तो अब बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, जस्टिस चीफ डीवाई चंद्रचूड़ हु इज सेट टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेरी सून, है ना? तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, पर आप क्या करो कि आप वो वाला पोर्शन, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास जहाँ पे भी रीजंस लिखे हैं, वो वाला पोर्शन आप रिडैक्ट कर दो, इरेज कर दो, है ना, या फिर उसको हटा दो अपने डॉक्यूमेंट्स में से जो नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है, बाकी वाला आप रिलीज कर दो। क्योंकि बात यह है, उनको बताना तो जरूरी है ना कि क्यों आप उनको बैन कर रहे हो या कुछ भी। इन केसेस वेयर द गवर्नमेंट insists on keeping materials confidential from petitioners in public interest, it ought to claim specific privilege in an affidavit। आप अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते तो आप स्पेसिफिक प्रिविलेज आपकी है, सरकार हो आप, पर एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा और हमें इम्प्रेस करो पहले। देखिए, हम नहीं चाहते आप हमें सबमिट करो कुछ भी, कोई सील्ड मैनर में अगर आप चाहते हो कि हम सील्ड आपके जो पैकेजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले आप हमें इम्प्रेस करो कि उसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। हाउ वुड यू इम्प्रेस अस ऑन दैट? ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोली है। और इन्होंने बोला है कि ओके, यही सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ऑब्जर्वेशंस केम, ये भी आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस। द क्वेश्चन हैराल्स अ टर्न। अब बात ये है, ये जो अचानक से सील्ड कवर्स वाला, ये तो एक लेगेसी है। सील्ड कवर में तो कितने टाइम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, वो काफ़ी पास्ट में उन्होंने सील्ड कवर्स में ही सरकार से सारे एफिडेविट्स लिए हैं या उनकी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और किसी को रिवील नहीं किए, है ना? लेकिन अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस तरह की प्रथा को प्रमोट कर रहा था पास्ट में, एक तरफ आप ओपन कोर्ट या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो ये बिल्कुल काउंटर है एक दूसरे का। तो फाइनली एक आप कह सकते हैं चेंज आ रहा है, टर्न आ रहा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ केस द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस यहाँ पे, एक अनुराधा भसीन का केस लिखा है, एसपी वेलुमनी का केस लिखा है, जहाँ पे थोड़ा सा हमने इसका प्रिकर्सर देख लिया है इस केस का, कि वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है, क्रिटिसाइज किया गया मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को, क्योंकि उन्होंने परमिट कर दिया था एक रिपोर्ट को टू रिमेन श्राउडेड इन अ सील्ड कवर व्हेन द स्टेट हैड नॉट इवन क्लेम्ड एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज। स्टेट ने कहा भी नहीं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, उन्होंने कहा नहीं, सील्ड में ही रहने दो। तो इस तरह की चीज को सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 के केस में क्रिटिसाइज किया था, तो इसका प्रिकर्सर रखा जा चुका था। दीज वर्डिक्ट्स हाईलाइट द राइट टू, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप समझिए। These verdicts highlight the right to information as an important facet of the right to freedom and speech of freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression सिर्फ बोलने का हक ये नहीं होता, जानने का हक भी है। ठीक है, तो यही बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का पार्ट है। Okay, last article of the day. Nothing much here, just a thing. Navy chiefs of Quad in Japan ahead of Malabar exercise. मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने अलाउ किया था किसको, ऑस्ट्रेलिया को भी, मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड की तीनों कंट्रीज पहले किया करती थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं थी उसमें, जापान, यूएस और इंडिया। अब उसमें ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व हो गई है फाइनली पिछले साल से मालाबार एक्सरसाइज में। तो नेवी चीफ जो है चारों कंट्रीज के क्वाड की ग्रुपिंग के, दे मेट इन जापान टोक्यो ऑन सैटरडे एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन कैसे हम एनहांस कर सकते हैं इंटरऑपरेबिलिटी फ्यूचर एडिशंस में जो मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होगी। अब देखिए साथ ही साथ में इसके, ये तो चलो इनका चल रहा है, बाकी एक चाइना का भी कुछ सीन चल रहा है। वो ये है कि चाइना का एक रिसर्च वेसल है युआन वांग 6, अगर आपको याद होगा, जो श्रीलंका में आई थी, जो हम्बनटोटा पोर्ट पे जिन्होंने बेसिकली लैंड किया था, डॉक किया था, वो युआन वांग 5 थी, जो एक सर्वेलेंस वेसल थी, जो काफी डिप्लोमेटिक टर्फ हुआ हम दोनों कंट्रीज के बीच में, एक ट्राइंगल बन गया था। ये सब कुछ आपको याद है क्योंकि हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया उसको। तो अभी युआन वांग 6 है जिसने एंटर किया है इंडियन ओशन में वाया सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। साथ साथ में आप देखिए, अगर हम बात करें ये टोक्यो में जो एंगेजमेंट हो रही है, ओके, ये इट मार्क्स 30 years ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज जो बिगिन की गई थी एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो अगर आप
आपको ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज की तरह ये शुरू हुई थी मालाबार एक्सरसाइज 1992 में, तो ये सही है। बायलेटरल एक्सरसाइज में इंडिया था और यूएस था, फिर उसको एक्सपैंड करके जापान आया, फिर अब ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। While the course of the Chinese vessel is not known, official sources said that the Indian Navy is keeping a close tab on the movements. This comes just 3 months after जो मैंने आपको बता दिया। जो भी चीज़ें इसमें डेवलप होंगी, क्योंकि इट वुड आई थिंक बी अराउंड अ वीक लॉन्ग थिंग, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।